आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाया, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई और ये इतनी बड़ी मूवमेंट के तौर पे सामने आया। मेनली इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया है, कैसे ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट डाला, इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। दो तरीके क्या है? पहली चीज तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हुई है उसके कारण एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक देश से दूसरी जगह गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से होना संभव हो गया है। कम्युनिकेशन आसानी से संभव है एक देश से दूसरे देश में। ना केवल गुड्स एंड सर्विसेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कोई व्यक्ति भी अगर माइग्रेट करना चाहता है तो वो भी आसान हो पाया है केवल और केवल टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि अगर हम देखें, पहले मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए शिप्स का इस्तेमाल किया जाता था। पोर्ट्स के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब उसकी भी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि शिप से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है अगर हम कंपेयर करें एयरवेज से। हवाई जहाज से अगर कोई सामान आएगा तो उसमें कम टाइम लगता है। दूसरी चीज, पहले जो शिप्स थी उसमें ज्यादा भारी सामान नहीं लाया जा सकता था, उसकी लिमिटेशंस थी। लेकिन टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव हुई तो ऐसे कंटेनर्स तैयार किए गए, ऐसे शिप्स तैयार की गई, ऐसे प्लेन्स, ऐसे रेलवेज तैयार किए गए हैं जिससे जिससे अब जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो चुका है। अब ट्रांसपोर्टेशन आसान होने का मतलब ये है कि अब आसानी से ह्यूमन बीइंग, गुड्स, सर्विसेज ये एक देश से दूसरी जगह में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो जब ये चीजें आसान होगी तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को भी रफ्तार मिल गई, ये प्रोसेस स्पीड अप हो गया एकदम से। तो एक तो टेक्नोलॉजी ने मदद की ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, दूसरी चीज टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है ग्लोबलाइजेशन में। यानी कि जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजीज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एक मेन रीजन एलपीजी पॉलिसीज जो आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, 1991, उसमें से एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत पुरानी थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, नई मशीन्स नहीं थी। तो नई मशीन्स कहाँ से आती? नई मशीन्स आती दूसरे देशों से। इंडिया का एक मेन रीजन ग्लोबलाइजेशन को शुरू करने का यही था कि ताकि दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जाए। जैसे आपने कुछ साल पहले देखा था कि इंडिया में बुलेट ट्रेन बननी शुरू होगी। अब जो बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी जापान के पास थी। हमने वो टेक्नोलॉजी जापान से इंपोर्ट की है, जापान आके हमारे देश में वो बुलेट ट्रेन बना के जाएंगे। ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। एक तो टेक्नोलॉजी की मदद से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, दूसरा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी तो दूसरे देशों ने उनकी डिमांड भी ज्यादा की। डिमांड ज्यादा की तो ज्यादा टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ज्यादा हुआ है। पहला मेन रीजन तो आप बताएंगे टेक्नोलॉजी का। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है सबको, दूसरा जल्दी गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, फास्टर डिलीवरी होती है, और साथ ही साथ कम कॉस्ट पे, लागत भी कम लग गई। क्योंकि हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे क्या रीजन होता है? उसके पीछे रीजन यही होता है ताकि हमारा टाइम कम लगे और हमारा खर्चा कम लगे। वो फायदा मिला है टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर हम दूसरा फैक्टर देखें, दूसरा बड़ा फैक्टर, हालांकि फैक्टर्स बहुत से हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट किया है, दूसरा बड़ा फैक्टर है आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं सिर्फ बात करना चाहूँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, यानी कि टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की, अब आप देख सकते हैं कितना आसान है इंडिया में बैठ के किसी दूसरी कंट्री से गुड्स मंगवाना। जैसे इंडिया की फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है जिसमें आप दूसरे देशों से सामान मंगवा सकते हैं। देखो कितना आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण कि आप घर बैठे बैठे गुड्स ऑर्डर करेंगे और दूसरे देशों से गुड्स आपके पास आ जाएंगे। अब कितना आसान है कि अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त दूसरे देश में है तो उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कुछ ऑर्डर देना चाहते हो दूसरे देश के प्रोड्यूसर को तो फोन पे ऑर्डर दे सकते हैं। अब आप यहाँ बैठे बैठे कोई दूसरे देश का रिसर्चर है या टीचर है, उसकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसके जो नोट्स है उसे आप स्टडी कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें एक किस्म से ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन यही तो है कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी अब एक इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी है, अलग अलग इकोनॉमीज नहीं है। सो अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम आसानी से दूसरे देशों के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसके कारण? टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी के कारण। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड होते हैं। इंडिया ने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रो किया है, और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इंडिया का आईटी सेक्टर आज के टाइम में वर्ल्ड के आईटी सेक्टर्स में बेस्ट आईटी सेक्टर्स में काउंट होता है। और एक यही रीजन है कि मैंने आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाले चैप्टर में बताया था कि इंडिया बीपीओ सर्विसेज में नंबर 1 पे है। बीपीओ सर्विसेज इसको आउटसोर्सिंग सर्विसेज बोलते हैं, जिसे आप आसान भाषा में समझने के लिए कॉल सेंटर समझ सकते हैं। हमने कल भी एक चीज देखी थी, मैं एक बार पेज आपको ऊपर ले जाके शो करूं। कल हमने जो एग्जांपल देखी थी, इसमें हमने देखा था कि जितने भी स्पेशलाइज्ड काम है वो अलग अलग जगह हो रहे थे, और जो कस्टमर केयर की सर्विस थी यानी कॉल सेंटर्स की, वो किसको दी गई थी? इंडिया को। यानी इंडिया में कॉल सेंटर्स लोकेट किए गए थे। वर्ल्ड में कॉल सेंटर्स में इंडिया नंबर 1 पे है। अब वो क्यों है? क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये आईटी सेक्टर के कारण ही तो हुआ है कि हमारा जो कॉल सेंटर्स की सर्विसेज है वो स्ट्रॉन्ग हुई। तो दूसरे देश इंडिया की सर्विसेज को हायर करते हैं। इंडिया की टीचिंग सर्विस बेस्ट टीचिंग सर्विसेज में काउंट होती है। और आपको सर सुनने में आश्चर्य हो, आप हैरान हो, जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस है जैसे यूएसए है, यूके है, वहां पे इंग्लिश टीचर इंडिया से ज्यादा मंगवाए जाते हैं। यानी कि इंडिया के ज्यादा इंग्लिश टीचर्स है वहां पे एज कंपेयर टू उन्हीं के कंट्रीज के। तो ये भी सर्विस प्रोवाइड करवाना ही है। अब इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए हमारी मदर लैंग्वेज क्या है? हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है। तो हम बचपन से सीख जाते हैं हिंदी बोलना, तो हमें उसके ग्रामर्स के बारे में नहीं पता होता। हमें जैसा मन आता है वैसे हिंदी बोलते। सिमिलरली उनके साथ है, उनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, वो बचपन से इंग्लिश बोलना सीखते, तो उनकी ग्रामर वीक होती है। तो ग्रामर इंप्रूव करने के लिए इंडिया से बहुत से टीचर्स, साथ के साथ मेडिकल फैसिलिटी इंडिया की बाकी सबके साथ नहीं लेकिन कई देशों से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। सो ये सारे के सारे ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है, और आईटी सेक्टर ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, जिसके कारण जो है आपका ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। तो दो मेन फैक्टर्स अगर हम बात करें तो एक टेक्नोलॉजी और एक आईटी सेक्टर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आईटी सेक्टर की मदद से कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है। यहाँ बताया गया कि एक न्यूज मैगजीन है, लंदन की कोई न्यूज मैगजीन है। अब उसकी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग इंडिया में होती है। इंडिया में डिजाइनिंग और प्रिंटिंग तैयार करके उसको इंटरनेट के द्वारा लंदन भेजा जाता है। अब लंदन में वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सही है, फिर वो इंडिया को ऑर्डर देंगे, इंडिया वाले उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके फिर बाय एयरप्लेन या शिप्स के द्वारा उसको फिर लंदन में इंपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा संभव हुई है? ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आईटी सेक्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। सो द मेन टू फैक्टर्स that have impacted or that have affected globalizations are technology and IT sector. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिबरलाइजेशन का। हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे थे, मैंने आपको बताया था 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। उसमें 3 चीजें थी, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बिना लिबरलाइजेशन के ग्लोबलाइजेशन संभव नहीं है। तो इसलिए हम, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी नॉलेज लिबरलाइजेशन की भी होनी चाहिए। तो पहले तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझे क्या है। सो लिबरलाइजेशन लिबरल वर्ड से बना है। लिबरल वर्ड का मतलब होता है फ्री होना। तो हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी कंट्री को लिबरल बना दिया गया था। किस चीज से लिबरल? पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती थी 91 से पहले। वो रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम दूसरे कंट्रीज के साथ लिमिटेड ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, या फिर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते भी थे तो टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए जाते थे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जब हटा दिए गए तो इसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है। सो लिबरलाइजेशन क्या है? रिमूविंग ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। अब ये रिस्ट्रिक्शंस किस किस फॉर्म में हो सकती है? इन्हें ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं मेनली, क्योंकि ट्रेड में रुकावट आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में रुकावट आती है। 2 टाइप के ट्रेड बैरियर्स होते हैं।
आप लिख लें अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो। फर्स्ट, टैक्स बैरियर्स। फर्स्ट है टैक्स बैरियर्स, जिसे क्वालिटेटिव बैरियर्स भी कहते हैं, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस या टैक्स बैरियर्स। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, या उसे कोटा बैरियर्स भी कहते हैं, कोटा बैरियर्स। दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूं, यानी कि दो प्रकार से रिस्ट्रिक्शन या दो प्रकार से रुकावटें लगा सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सरकार। पहला, टैक्स बैरियर। आपको पता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ती है, इंपोर्ट टैक्स लगते हैं, यानी जब दूसरे देश से हमको सामान मंगवाते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। सो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ज्यादा इंपोर्ट ना करें, यानी दूसरे देशों से ज्यादा सामान परचेज ना करें, तो गवर्नमेंट उस पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देती है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगा देती है। अब ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगाने का मतलब ये है कि उस सामान को खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, वो चीजें ज्यादा महंगी पड़ेंगी। और जनरली हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? हम इंपोर्ट इसलिए तो करते हैं कि हमें बेटर टेक्नोलॉजी कम रेट पे मिल जाए। अगर वही चीज हमें महंगी मिलेगी तो हम क्यों इंपोर्ट करेंगे? सो टैक्स ज्यादा लगा के सरकार कंट्रोल करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है इंपोर्ट को। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो 91 से पहले जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे जैसे टीवी वगैरह है, इन पे 200% टैक्स लगा रखा था इंडिया ने। 200% टैक्स। 200% टैक्स का मतलब क्या होता है? 200% टैक्स का मतलब ये होता है, अगर कोई सामान 100 रुपए का है और आप उसे परचेज करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये 100 रुपए तो देने ही देने हैं, प्लस में इसका 200% टैक्स के रूप में देना है, यानी कि 300 रुपए में वो सामान आएगा। अब इसका क्या इंपैक्ट हुआ था? इसका इंपैक्ट ये होता है कि लोग इंपोर्ट कम करेंगे, क्योंकि जब इतनी महंगी चीज मिलेगी तो क्यों इंपोर्ट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब इसका नुकसान हो रहा है किस्म से भी, जो टैक्स बैरियर लगा दिया उससे एक किस्म से रिस्ट्रिक्शन लग गई, रुकावट लग गई, फिर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज क्यों अपनाती थी, या गवर्नमेंट ने क्या सोच के टैक्स बैरियर्स लगाए थे? सो उसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा कोई बुरी नहीं थी, उनके अच्छे ही ऑब्जेक्टिव्स थे। वो ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, सो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, यानी हमारे देश में जो प्रोड्यूसर्स काम कर रहे थे, उनका लेवल इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि वो फॉरेन कंपटीशन को फेस कर पाए। तो सरकार को ये डर था कि अगर हम ग्लोबलाइज कर देंगे, लिबरलाइज कर देंगे, तो दूसरे देशों से एमएनसीज आएंगी और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को उनके साथ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और वो शायद वो कंपटीशन फेस ना कर पाते और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स से वो बिल्कुल खत्म हो जाते। सो बेसिकली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और कोई भी कंट्री जब अंडर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ मूव करती है तो वो ये स्ट्रेटजी अपनाती है। चलिए, तो था पहला रिस्ट्रिक्शन, टैक्स बैरियर। दूसरा, कोटा बैरियर। कोटा बैरियर में क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं। क्वांटिटी फिक्स करने का मतलब जैसे यहाँ तो था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगवाएगा 200% टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि भाई कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 10 गुड्स ही इंपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या कर दिया, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ज्यादा से ज्यादा 10 क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस किस्म के दो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब गवर्नमेंट ने इस किस्म के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए तो उसे लिबरलाइजेशन कहा गया, और जब लिबरलाइजेशन कम हुआ तो ग्लोबलाइजेशन अपने आप ही बढ़ गया। जब लोगों को एक फ्री एनवायरनमेंट मिला तो दूसरे देशों के लोगों ने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, हमने दूसरे देशों में जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुए किस किस चीजों के, गुड्स के, सर्विसेज के, ह्यूमन के, टेक्नोलॉजी के। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब अगर तो लिबरलाइजेशन ज्यादा होगा तो ग्लोबलाइजेशन भी ज्यादा होगा, अगर लिबरलाइजेशन कम होगा तो ग्लोबलाइजेशन भी कम होगा। चलिए, इसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको पता ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस चैप्टर में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको केवल ये बताऊंगा। देखो, ग्लोबलाइजेशन जब हो गया तो बेसिकली वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज उन्होंने एक दूसरे के साथ लेन देन शुरू कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। तो जब इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं तो उसमें उनको कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। जैसे कि मान लीजिए अगर क्लास में बच्चे ज्यादा हो जाए तो उन्हें ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत होती है।
तो वही सिचुएशन यहाँ पे, जब इतनी फ्रीडम दे दी गई सबको, तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत महसूस हुई जो इन सब पे कंट्रोल कर सके, इनको रेगुलेट कर सके, कि ये काम करे, लेकिन काम करे एक दायरे में रह के, एक इस तरीके से काम करे कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। सो WTO का मेन मकसद इसको बनाने का वो यही था कि जितने भी फॉरेन ट्रेड्स होते हैं उन्हें रेगुलेट किया जाए, और ये देखा जाए कि उनसे कोई एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस ना हो, मतलब कि कोई ऐसा काम ना हो जिनसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनका शोषण किया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। सो इसके जितनी भी कंट्रीज होती हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, उनको बेसिकली उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं कि आप कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे, जैसे इंडिया ने पहले लगाए हुए थे, पार्ट बनने के बाद नहीं लगाए हैं, WTO का पार्ट बनने के बाद। आप कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, और जो है लेन देन आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक लाइन बहुत जरूरी है कि द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड बी फ्री, और फ्री के साथ हमारा आता है फ्री एंड फेयर। WTO का मेन रोल ये है कि जितना भी ट्रेड होता है वो फ्री एंड फेयर हो। फ्री का मतलब तो कोई रुकावट ना हो, फेयर का मतलब ये है कि उसमें कोई भी पक्षपात ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो मेन मकसद तो था इसका ये, लेकिन हम इसकी प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, क्या WTO इस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा है? क्या WTO के तहत सारा का सारा ट्रेड फ्री एंड फेयर है? तो शायद ऐसा नहीं है। जो WTO है, क्योंकि ये शुरू में डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाया था, जब ये शुरू हुआ था तब इसके पार्ट केवल और केवल डेवलप्ड कंट्रीज थी। बाद में इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जुड़ती रही हैं, तो WTO पे समय समय पे ये आरोप भी लगता रहा है, और ये चीज हमें देखने को भी मिलती है कि जो WTO है ये डेवलप्ड कंट्रीज को प्रीफर करता है। इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो इस किस्म की होती है कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि US है, उनको तो फायदा मिलता है, लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को फायदा नहीं मिलता। जैसे कि कुछ गुड्स ऐसे हैं, जैसे इंडिया में तो कह देंगे कि इस पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, लेकिन वही गुड्स US UK उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे है, इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है दूसरे देशों से, लेकिन US से इंपोर्ट नहीं करती, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है अपने देश वालों के ऊपर। सो WTO एक तरफ तो ये कहता है कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। सो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, हम लास्ट टॉपिक है ये, कि क्या ग्लोबलाइजेशन से फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ? द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, मैं लास्ट टॉपिक ही पहले बता दूं। तो द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो पहली चीज तो ये पता रहा कि फेयर ग्लोबलाइजेशन हमें आज तक अचीव नहीं हुआ है, इसलिए उसके लिए स्ट्रगल चल रहा है। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता है, जिसमें किसी को भी नुकसान ना हो, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो अगर आपसे कोई पूछ रहे कि क्या WTO फेयर ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रहा है, तो नहीं रहा है। ठीक है, अब वो उसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, पॉलिसीज क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो WTO के ऐसे रूल्स होने चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो। WTO शुड इंप्लीमेंट फेयर रूल्स। WTO को डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहिए। WTO में जो डोमिनेंस है डेवलप्ड कंट्रीज की, उसे खत्म करना चाहिए ताकि सबको बराबर फायदा हो। दूसरे और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो आपको पता चलेगा जब हम इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बड़े क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आने का बहुत चांस है कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके दोनों ही इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, आम कस्टमर की बात करें, उनको क्या फायदा हुआ है? उनकी वैरायटी ऑफ चॉइसेस बढ़ गई है गुड्स की। पहले लिमिटेड गुड्स मिलते थे, जैसे हम कार की बात करें तो इंडिया में 2 ही गाड़ियां थी पहले, फिएट और एम्बेसडर। आज दुनिया भर की गाड़ियां। मोबाइल फोन्स देख लो, इतनी सारी कंपनीज है मोबाइल फोन की, हमें सबके नाम भी नहीं पता।
सो आज की तारीख में इंडिया के पास बहुत सी चॉइसेस अवेलेबल है कस्टमर के पास। सो पहला फायदा तो ग्लोबलाइजेशन का ये है कि चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हुई है, कॉस्ट एडवांटेज मिली है, चीजें कम रेट में मिलती है। जैसे हमने खिलौने की एग्जांपल देखी थी, चाइना से बहुत सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाते हैं, खिलौने बहुत सस्ते मिलते हैं। इसके अलावा तीसरा फायदा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा है? कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जरूरी है, जो पहले हमारी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं थी। जैसे हम देखते हैं एसी है, आरओ का वाटर प्यूरिफायर है, ये सारी चीजें हमने दूसरे देशों से देख के शुरू की है और ये हमारे स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ा रही है। ये तो हो गए कस्टमर्स को फायदे, कंज्यूमर्स को। प्रोड्यूसर्स को क्या क्या फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन से? प्रोड्यूसर को ये फायदे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मिलती हैं। प्रोड्यूसर की भी तो मार्केट बढ़ गई। अगर पहले प्रोड्यूसर सामान बेच रहे थे तो केवल इंडिया के अंदर ही बेच रहे थे, अब वो चाहे तो दूसरे देशों तक बेच सकते हैं, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ गया जिससे उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तीसरा, अब जॉइंट वेंचर्स शुरू हो चुके हैं। जॉइंट वेंचर्स का मतलब दूसरे देशों की कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी है, तो कम इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। तो इस किस्म से बहुत से फायदे हैं जो आप ग्लोबलाइजेशन के बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी है, हमारी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ी है। ये सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट्स में पहला नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि जो छोटे मोटे सेलर्स हैं वो खत्म हो गए। वो खत्म कैसे हो गए हैं? देखिए, अब जैसे आपकी वॉलमार्ट्स हैं, इजी डे हैं, ये चीजें शुरू हो रही है, तो धीरे धीरे, या फिर ऑनलाइन चीजें शुरू होगी। आजकल तो जो सब्जियां हैं वो भी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं हमारे मार्केट में, लोग उनसे सामान खरीदना कम कर रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन से जो ये छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मार्केट खत्म हो जाती है, उनके गुड्स नहीं बिक पाते, जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो पहला नुकसान तो ये है। दूसरा नुकसान, अगर हम आज अपनी मार्केट को देखें, इंडिया की मार्केट को, तो शायद इंडिया की कंपनी से ज्यादा दूसरे देशों की कंपनीज हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल दूसरी कंट्रीज का हो गया। ये भी इसकी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि एमएनसीज जो है, एमएनसीज ऐसी पॉलिसीज अपनाती हैं जिनसे वो अपनी मार्केट में मोनोपोली करती है। अब मैं आपको दो वर्ड बता रहा हूं, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है जब एक चीज को बेचने वाले केवल लिमिटेड सैलरी हो। अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले लिमिटेड सैलरी, तो हम बोलते हैं भाई इसकी मोनोपोली है, इसका राज है इस चीज पे। तो एमएनसीज में कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाती हैं जिनसे उनकी मोनोपोली हो जाती है। वो कौन सी पॉलिसीज हैं? वो है डंपिंग की पॉलिसी। डंपिंग 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से सैंपल पेपर्स में देखा है, उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था, व्हाट डू यू मीन बाय डंपिंग। डंपिंग एक प्रैक्टिस है जो एमएनसीज फॉलो करती हैं। देखो एमएनसीज क्या होती है, एमएनसीज क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, तो एमएनसीज जब भी किसी नए देश में आती है तो वो शुरू में प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ते प्राइस पे बेचती है। इतने कम प्राइस पे बेचती है कि वो खुद नुकसान उठाती है शुरू में। जैसे कि आप जियो की सिम की एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है जियो की सिम आई जब शुरू में, तो उन्होंने फ्री में जियो की सिम दी थी, तो उसमें रिलायंस कंपनी को तो नुकसान हो रहा था, लेकिन उनकी आगे की स्ट्रेटजी थी। अब क्या होता है, एमएनसी शुरू में जो नुकसान उठाती है उससे उन्हें ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जहां वो अभी नुकसान उठा रही है इंडिया में मान लो, तो वो वैसे ही 10-15 कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। जो यहाँ का नुकसान है उसकी भरपाई दूसरे कंट्री के प्रॉफिट से हो जाती है। जैसे जियो ने, जियो की सिम में तो नुकसान उठा लिया, लेकिन रिलायंस के और दुनिया भर के बिजनेसेस है वहां से कमाई कर रहे थे। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एमएनसीज इतना प्राइस कम कर देती है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो उतना प्राइस कम नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो एक लिमिटेड स्कोप में ही काम कर रहे हैं। अगर वो उतना प्राइस कम करेंगे तो उन्हें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएंगे, और वो उस नुकसान को रिकवर नहीं कर सकते जैसे एमएनसीज करती है। तो एमएनसीज क्या करती है, शुरू में प्राइसेस को बहुत कम करती है। जब प्राइस कम करती है तो धीरे धीरे जितना भी उसका कंपटीशन होता है
वो मार्केट से खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उतना प्राइस कम नहीं कर सकते। और जब जितना भी कंपटीशन मार्केट से चले जाता है तो मोनोपोली हो जाती है एमएनसीज की, फिर वही उस प्रोडक्ट को बेचने वाले रह जाते हैं और कोई नहीं रहता। और जैसे ही एमएनसीज की मोनोपोली होती है फिर वो उसी प्रोडक्ट को इतने महंगे रेट पे बेचते हैं कि पहले का नुकसान भी रिकवर कर लेते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन से ऐसी पॉलिसीज या ऐसी प्रैक्टिसेस भी इंप्लीमेंट होती है जो नुकसान पहुंचाती है। एक नुकसान और है, वो है कल्चरल इरोजन का। आप पॉइंट लिखेंगे कल्चरल इरोजन। हमारा जो कल्चर है धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन से हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम जो भी दूसरे कंट्रीज में कल्चर फॉलो होता है हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तो जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो खत्म होता जा रहा है। एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट में, लोगों की जो हैबिट है वो एक्सपेंडिचर की हो गई है। एक्सपेंडिचर की मतलब लोगों को आदत हो गई है अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करने की। जैसे अगर आप देखते हैं लोग आजकल आईफोन खरीद लेते हैं, लाखों लाखों रुपए के आईफोन आते हैं। अब ऐसी क्या सर्विस वो दे रहे हैं जो बाकी फोन नहीं दे रहे, लेकिन वो केवल केवल एक सोशल स्टेटस के लिए खरीद लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से लोगों की ऐसी हैबिट हो गई है कि वो अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करने लग गए केवल और केवल सोशल स्टेटस के लिए। तो ये एक बुरी हैबिट है। तो ये सारी इसकी ग्लोबलाइजेशन की नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए। ग्लोबलाइजेशन में एक कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट का। हमने बताया ग्लोबलाइजेशन में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। हमने देखा था कि एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं। दो टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हमने देखी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, एफडीआई और एफआईआई। सो कंट्रीज चाहती हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया चाहती है कि दूसरे देश की कंपनीज हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उससे हमारी कंट्री की जो है ना जीडीपी बढ़ती है। सो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कि भाई कैसे दूसरे कंट्रीज को हम अट्रैक्ट करें कि वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ ले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब होता है एक जगह को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस जगह को दर्जा दे देते हैं कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन दर्जा देने का मतलब ये है कि सरकार ये कहती है कि आप इस एरिया में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इस एरिया में आके अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री लगाएं। अगर आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे मिलेगी, वाटर फैसिलिटी कम रेट पे मिलेगी, वहां पे रोड्स अच्छे बना देती है गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी दे देती है। मतलब बेसिकली एक इंडस्ट्री को, एक बिजनेस को जो भी चीजें चाहिए होती है गवर्नमेंट वो चीजें उसको प्रोवाइड करवा देती है कम रेट पे। तो इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर को तो भाई जहां लागत कम लगेगी वहीं पे काम करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मानेसर। आप यहाँ पे देखते हैं गुड़गांव के पास मानेसर है। पहले ये एक गांव होता था, बहुत ही बैकवर्ड एरिया था, लेकिन इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट ने। यानी यहाँ पे बहुत अच्छे रोड्स बना दिए, इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे दे दी। तो क्या हुआ, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो वहां पे आके इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। तो आज वो एक इंडस्ट्रियल जोन के नाम से जाना जाता है। सो गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल जोन्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकती है। जैसे लेबर लॉज होते हैं और वेजेस के लॉज होते हैं, इस किस्म के, मतलब अपने रूल्स को थोड़ा सा लिबरल कर दें ताकि दूसरे देश के लोग आके आराम से काम कर सकें। चलिए लास्ट पॉइंट जो हमारा था, एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ये बताया गया है कि जब ग्लोबलाइजेशन ज्यादा होता है तो कंपटीशन बढ़ता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट होती है। देखिए एक एडवांटेज ग्लोबलाइजेशन की ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि इंडिया में आके कोई विदेशी अपनी बिजनेस चलाएगा तो लोगों को रोजगार तो देगा, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट तो लेकिन मिल रही है लोगों को, लेकिन उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो पता नहीं उस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एमएनसी से टक्कर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अगर वो एमएनसी से टक्कर नहीं ले पाए, कंपटीशन फेस नहीं कर पाए, तो जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाएंगी। अब वो खत्म होगी तो इनमें जितने भी लोग काम कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो जाएंगे।
तो एक नुकसान इसका ये भी होता है। अब जो हम लास्ट पॉइंट देख रहे थे, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको उठा के ग्लोबलाइजेशन फेयर की जा सकती है। WTO से रिलेटेड तो हमने पॉइंट्स देख लिए थे, उसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? एक सेकंड। चलिए, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे फेयर ग्लोबलाइजेशन किया जा सकता है? वो ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, तभी तो फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन फेयर तब होगा जब सबको बराबर फायदा मिले। तो ऐसे स्टेप्स उठाने से जो है ग्लोबलाइजेशन फेयर हो सकता है, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। यही था आपके चैप्टर्स में। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं सेंड कर दूंगा आपके पास।